विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय मुरली मनोहर जी और हमारा विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के तेलंगाना प्रांत के नवनिर्वाचित प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर मधुसूदन जी और इस प्रांत के प्रांत मंत्री प्रोफेसर कृष्णन राजू और इस कार्यक्रम में उपस्थित काफी प्रोमिनेंट एकेडमिशियंस इस कार्यक्रम में उपस्थित है। प्रोफेसर तिरुपति राव जी सर, आदरणीय उमा महेश्वर राव जी और काफी लोग परिचित है। प्रोफेसर ललिता मैडम है, सबका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इस बैठक में उपस्थित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वज्जन। जैसा मैंने मुरली जी ने बताया, मैं प्रोफेसर सुधाकर जी का भाषण बहुत बार मौका मिलने से भी मैं पूरा नहीं सुना था कभी भी, लेकिन आधा अधूरा भाषण सुना था। आज फुल लेंथ स्पीच मैंने प्रोफेसर सुधाकर जी का भाषण सुना। मुझे तो विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान एक कौन सा पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में हम लोग संगठन का कार्य करना चाहिए, उसके लिए इस वक्तव्य से काफ़ी स्पष्टता तो मिला है। बैकग्राउंड तो यही है, इस बैकग्राउंड से हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा एक दृष्टि इस भाषण से मिला है। मैं छोटा सा ये भाषण, ये वर्ड्स उसमें जो प्रयोग किया था उसको बहुत बार हम लोग प्रयोग करते हैं। हमारा देश का में भी जगह जगह देश भर में जब भी प्रवास जब होता है, वहाँ विश्वविद्यालयों में ये शब्द तो बोलते हैं, डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड, हमारा इंस्टीट्यूशन को डीकोलोनाइज करना है, ये शब्द सुना है। माननीय प्रधानमंत्री जी वक्तव्य में लगातार रेड फोर्ट से भाषण तो किया है और उनका जो पंच विचार का जो व्यक्त किया था उसमें डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड एक मुख्य विषय है और हर भाषण में हमारा देश का प्रधानमंत्री जी तो बोल रहे हैं, लेकिन ये फुल भाषण भी हम लोग सुधाकर जी सर का भाषण भी सुना है। मैं आप सब लोगों के बीच में ये सुनना चाहता हूँ, सही में आप सब लोग विद्वज्जन जहाँ जो उपस्थित है, हमको जो माने सुधाकर जी हमारा बीच में जो विषय व्यक्त किया है, इसके बारे में क्या लगता है ऐसा। मैं जब यूनिवर्सिटीज वगैरह में देखता हूँ, मैं किसी को गलत ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। अभी भी सुन रहा था, मुझे सुबह कुछ लोग आकर के बोल रहे थे, सर हमारा यूनिवर्सिटी में करिकुलम वगैरह रेडी है, लेकिन लोग वेट कर रहे हैं जून 4 तारीख को क्या रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम लोग बदलना है नहीं बदलना है। ये चर्चा यूनिवर्सिटीज में, हमारा देश का माननीय प्रधानमंत्री जी तो बोल रहे हैं, देखो मुझे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का इन्विटेशन है 6 महीने के बाद, लेकिन हमारा देश के पत्रकारों को डाउट है मैं फिर प्रधानमंत्री बनता हूँ या नहीं बनता हूँ। ये डाउट हमारा देश के जर्नलिस्ट को है ऐसा कि ठीक है जर्नलिस्ट पॉलिटिक्स सब कुछ छोड़ लेंगे। मेरा प्रश्न है, बहुत बार क्यों हमारा अभी भी डाउट क्यों? ठीक है प्रधानमंत्री नहीं बना, ऐसा एक बार मानेंगे, देश में राम मंदिर तो बन गया। राम मंदिर बनने के बाद भी हमारा देश में नैरेटिव बदलेगा नहीं, हम लोग यूनिवर्सिटी में बदलने के लिए तैयार नहीं है, या यही विषय सुनते रहेंगे हम लोग अभी भी मन से। इसके बारे में थोड़ा क्या लगता है, मैं सुनना चाहता हूँ। सुधाकर सर जो विचार हमारा बीच में जो व्यक्त किया है, ये क्या क्लासरूम में, करिकुलम में, पेडागॉजी में चेंज करने के लिए ऐसा
किसी को तुरंत कुछ बोलना है तो 2-3 लोगों को सुनना चाहता हूँ। I wanted to listen if you have any opinions about whatever the presentation made by Professor Sudhakar. So if anybody wants to say anything, जी. I am Professor Ram Kumar, retired professor of Buddhist studies from Nagarjuna University. At the outset, I would like to thank Professor Sudhakar, who is my good friend, for making a very good presentation and throwing many thoughts processes in his speech. My basic question to Professor Sudhakar is that might be what you say is no doubt it requires a good amount of reflection. Because earlier ancient India, as you know, had a very good scholarship and great amount of research and output was there in science and technology and other things. Even though the pedagogy, as you say, was our own pedagogy, it was not there. This is something which I feel should be reintroduced because India has lost its edge as a technological leader, especially innovator. Because it might be the pedagogy and language which we are teaching our students, we are killing the innate creativity. The scientific inquest which was there in it is being destroyed because we are taking a foreign language and we are giving it to them. So their innateness is being destroyed. So I feel that what Professor Sudhakar says requires reflection and it should actually be a part of the curriculum. Thank you, sir. राकेश जी आपको कुछ बताना, मैडम आप प्लीज। सभी माननीय गण और बुद्धिजीवियों को सभी माननीय गण मंचासीन हमारे देश के महान बुद्धिजीवियों सभी को मेरा साधुवाद। सर मैं ये कहना चाह रही थी, पहले तो प्रोफेसर सुधाकर जी ने आज हमारे सबकी आंखें खोल दी हैं कि आज एक अंग्रेजी से संबंधित शिक्षक इतनी गहराई के साथ हमारे देश की संस्कृति, हमारी प्राचीन सभ्यता, हमारी प्राचीन विलुप्त होती हुई, बोलते हुए बहुत ही दुख महसूस हो रहा है, लेकिन विलुप्त होती हुई भाषा संस्कृत, उसका इतनी अच्छी तरह से उसके एक प्रमुख आवरण को हमारे सामने प्रस्तुत किया है और उसकी महत्वपूर्णता, उसकी आवश्यकता पर हमारा ध्यान बटोरा है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अंग्रेजी के प्रोफेसर होने के बावजूद अपने देश की संस्कृति पर आपने इतना अधिक बहुत गहराई के साथ अध्ययन किया है और हमारे सामने अभी प्रस्तुत किया है। मैंने सर आपका प्रत्येक तो नहीं लेकिन अधिकाधिक शब्दों को मैंने नोट किया है और मैं ज़रूर अपने कक्षा के वातावरण में इसको लाना चाहूँगी। और बच्चों को हम लोग सामान्य तौर पर ये बातें कहते हैं सर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमें जो है एक उच्च स्तरीय रूप से हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत को फिर से उसका पुनर्निर्माण करके, उसका पुनर्जागरण करके हमारी शैक्षिक प्रणाली में लाना होगा। संस्कृत तो सर छोड़ दीजिए, लेकिन आज हिंदी की भी जो है बहुत कुछ स्थिति ऐसी है। लेकिन फिर से ये मैं कोट करना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में हम यदि जब कहते हैं मैं हिंदी प्रोफेसर हूँ, हिंदी टीचर हूँ, तो सम्माननीय दृष्टि से हमें देखा जाता है। आज वह एक स्तर हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं जानती हूँ इसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन आज हम सभी शिक्षक गणों को यह प्रण लेना होगा कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी प्राचीनता, हमारी वेदों पुराणों की जो बहुमूल्यताएं हैं उसको हमारे शिक्षा के साथ संबंधित करें और सभ्यता, नैतिकता, बड़ों का आदर, अच्छे विचारों का सम्मान, ये सारी बातें हमें कक्षा में कहनी होगी, छात्रों से सुननी होगी। बस यही एक आशा सर के माध्यम से यह एक जागृति मुझ में आज आई है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
greatest violence is that the children and the youth, they are not realizing this potential in these schools and colleges. That is the greatest violence. The second, maybe it is maybe due to English as a medium of instruction, or the way we set the these priorities also. But another thing is that everywhere there is a competition in the schools, and there is a comparison also. These are the two things actually, they actually decrease the self-esteem of the children. So these are the two things how we actually do. Even though NEP says that the children learn better, they express better, they comprehend better than mother tongue, but nothing happened so far. So when we are talking to Uma Vishwara, so how to address this? When policy came, but nothing happened in this regard. Knowing that everybody knows it, even other countries also we see where they are very advanced countries also they have their entire education approved, which is also in the mother tongue. So how to take this forward and how to take this policy to realize in its true spirit is also one of the important things. And what Sudhakar sir really very broadly, very comprehensively covered the subject. How hierarchical our structure is. Entire. Sir also, Urimana sir also, he also he told. So entire focus is on the teacher. Teacher is active in the classroom, maybe in colleges or maybe in the schools. But children are passive. Even 90% of children are not connected to the teacher in these classrooms. So they are 3 or 4 years below to their class level, especially in school education. So children are attending the schools but not learning. And another thing is that we have conducted a study in the schools. What children are doing when they go back to the school, their home. Everybody is engaged in doing the homework and assignment, that is copying, not writing on their own. No games, no sports, no talking with the family members. Every time, suppose if they school announces 10 days holidays, they give bundle of homework. Really, this is the greatest violence for the children. They are not enjoying the childhood. So somewhere we have to think on this and reduce the syllabus. Central government MEP also says that there is no need to increase the information content. Take few concepts, go deeper into it and develop the skills of imagination, thought and expression. NEP says the basic objective of a national education policy is thought and expression. Both things are being lost in the schools and its curriculum using assessment procedures also. So really children, we are very good in our childhood, we enjoyed everything. But now the generation is then very much pitiful on them, and much violence is being caused on them. Thank you. सर कुछ बोलेंगे क्वेश्चन तिरुपति राव सर आप Now, first I would like to appreciate Professor Sudhakar for the very nice presentation he has made, very relevant. So what we have to focus on. Simple things, I fully agree with him. The way we are educated, like robotics, we are programmed into a system, we have to think like that only. For example, when Professor Sudhakar was speaking, I was thinking about secularism. See, we used to think if some minister or somebody performs some puja, or he puts a photo, a goddess photo in his office and all that, we used to think that's not secular, he is violating secularism. We used to think like that. That's how we are taught. So now I think it has to change. The whole concept has to change, and then I fully agree with him. And most of the concepts, the one other aspect which I would like to mention here is children have to be taught to think creatively. I think that is what is required. Now in the modern era, what is required is creativity. For everything, creativity is required, not just you do what others are doing. And creativity has to come, as our Professor Ramkumar has said, right from the childhood. So you have to create an atmosphere where they think on their own, encourage them to think. I think that's what Professor Sudhakar has suggested. The whole pattern has to be like that from childhood to higher education. That encouraging students to think creatively, plus connect with our tradition, connect with our Indian knowledge system.
our own self, our own environment. That is all very, very important. And finally, what I would like to say is, so much information, so much knowledge India has produced. One example I will tell you, and I will close up with that. See, plastic surgery, when you say that it is Indian origin, people mock at it. People laugh at it. But I don't know how many of you agree that plastic surgery is Indian origin? You all agree or don't agree? Tell me. You are all having doubts. I know. Sir, most of them have doubts. See, long back, there was punishment, they used to cut the nose. And that nose was attached not by a doctor, but somebody who is not a doctor, who learned that from his family. He had that tradition. He used to again attach the nose. That means anesthesia is involved. You know, you need medicine to kill the pain. All that is involved. It's a fact. It happened long back. Exact year I don't remember. These Britishers came and learned this. They took it back and then they declared that they are the originators of the plastic surgery. Whereas in Indian. So like that there are many things which are Indian origin, even numerals. We have forgotten that on always we are borrowing from the West. So abundant knowledge is there, Indian origin. We have to link it to what we are teaching. With these few words, I would like to stop. Thank you. Take me. Dhanyavad. I must congratulate Professor Sudhakar ji for elucidating a very important topical subject connected with NEP. Two things, of course, I pointed out one thing to him. We are in one system of thought processes. We have to bring out the alternative system. I pointed out to him, the alternative system is the original system of this country. What we have today is the alternative. The original one, we have to discover the original one. That becomes the original. Ayurveda is not alternative to allopathy. Allopathy has come as an alternative to Ayurveda in this country. This is one major thing. But today when you go to a doctor, they say alternative systems of medicine. In the education itself, they say Ayurveda, homeopathy, Unani, all these things are shown as alternative systems of medicine. But they were the original systems in practice for thousands of years. It's a fact. You all will agree on that. And you know the utility of it, this country has seen during the COVID time. It is not yet documented properly. I was in USA at that time, daily they were giving out thousands of people who are dying. And you know, they were having very astonishing things that India has only few deaths. They are not believing that. They were hoping probably or expecting India would have millions and millions of deaths. What protected this country, which need to be tabulated properly, is how much these so-called alternative systems, they say, have helped the country to survive through COVID times. This is an example. We have to talk about it. We have to collect data about it, maybe from your native villages, from your own people and other people. It is not properly documented yet. That's one. Second thing, of course, where do we start? Where do we start when the existing system is there? Today, we have this small experience. In 2019, one exercise was taken up by Chenmaya Mission and Vidya Bharati together with about 300 teachers worked for 2 years to come out with original textbooks of 6th, 7th and 8th class for CBSE syllabus, based on our understanding of the history of this country. These books were unveiled on March or May, April 2019 in Chennai. We took Chennai as strategically as a location because Tamil Nadu government opposed NEP totally. So we thought, basing on NEP, we released the books in Tamil Nadu itself. There the CBSE schools under Vidya Bharati have adopted those books, they are studying them. Why I am mentioning this is, for coming out with 6th, 7th, 8th class textbooks, formally where it is possible to implement, they have taken so much time. But today, the so-called knowledge which is not there in the regular textbook, you have to think of coming out and writing books on these various things. That should become a common knowledge.
Now suppose government says, okay, we will change this and then we want a new system. Where are the textbooks? Where are the books that will be adopted by the school system or the college system? So therefore, some of you or all of you will have to turn yourself into writers. Writers of books. And then maybe a small group can sit and start talking about some subjects. In all areas, where knowledge can be brought out. ACT has a branch for Indian knowledge system. We can work with them, take a project with them. They provide some funding if necessary. So if you have to begin, now we are agreeing that it needs to be done. The question is where to start, how to proceed. Second thing is generating the demand for mother tongue. Janavakya to kartavya. You have to generate the demand to the people who know. Start with a small village. If you can work with a small village, let the village say that. We all remember how anti-liquor agitation started in Nellore with one village. And it spread to the whole of the state. And government in result at that time abolished liquor. Liquor was banned. Though it's a different thing, it was reversed again. So once you are able to generate a demand, a genuine demand, because a lot of them don't know what is happening, you generate a demand, and basing on the demand, and then you also have to work with the industrialists to recruit people. How do they recruit people who have studied the mother tongue? They will get all the skills. So if other countries, everybody is learning in their language and survival, a big country like us, why can't we survive? So we have to make a beginning somewhere. Thank you. तो समय हो गया है, मैं थोड़ा कंक्लूड कर लेता हूँ. मुझे आधा घंटा टाइम ऐसा बताया मुरली जी ने. तो इसमें हम सबको लगता है बदलाव होना चाहिए. वे विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान जो है, इसका कार्य के बारे में आज बताना है. तो हमारा ये उच्च शिक्षा संस्थान 1952 में विद्या भारती शुरू किया था. वो चाइना स्कूल, उस विषय में नहीं जाएंगे. स्कूल के बारे में समझना है तो यहाँ समझाने के लिए भी बहुत लोग हैं, काफ़ी लिटरेचर भी है. लेकिन हम लोग उसी के आधार पर हायर एजुकेशन में काम करना चाहते हैं. 5 साल हो गया है हमारा संस्थान को, ज़्यादा समय नहीं हुआ है. आज यहाँ तेलंगाना प्रांत का समिति घोषणा किया है. सो समिति तो ऑर्गेनाइजेशनली ये सब काम को सपोर्ट करने के लिए एक संगठन का ग्रुप बना है. लेकिन सब लोग मिल करके इस काम को करना चाहिए. इसलिए सबका दायित्व बनता है. इनिशिएटिव हम लोग लेंगे, लेकिन सब लोग मिल करके इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए. ऐसा एक मेरा निवेदन है. बहुत बार क्या है, संगठन का स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा बनता है. उसमें प्रोसीडिंग्स लिखा है, नहीं लिखा है, बैंक अकाउंट खोला है, नहीं है, ट्रस्ट का फॉर्मेलिटी किया है, जीएसटी, एडवर्टाइजमेंट, फाइनेंस, बहुत कुछ हम लोग संगठन का जो व्यवस्था है वो चलाने में काफ़ी समय लगाता है. सो उसके जगह मैं सोच रहा हूँ एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर 10-12 लोगों का ग्रुप बना है. उद्देश्य है हम लोग ऐसा इनिशिएटिव शुरू करेंगे, सबको मिल करके इस काम को करना चाहिए. इसलिए विद्या भारती में है या नहीं है उसमें आप सब लोग ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए. हम लोग भारत में है या नहीं है ये सोचते रहना चाहिए. उद्देश्य ये है, हम लोग याद दिलाने का प्रयास करना चाहिए विद्या भारती को. वो काम हम लोग करते रहेंगे. देखो आप भारत में हैं, शिक्षा भारत केंद्रित होना चाहिए. ये सब ये डीकॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड और हमारा इंस्टीट्यूशन को बाहर लाना है तो इसमें काफ़ी कुछ काम करना पड़ेगा. उनको ज़्यादा गाली देने से, सुधाकर सर जिस शब्द में इसको व्यक्त किया, हम तो उस शब्द में व्यक्त करना थोड़ा मुश्किल है. हम तो स्ट्रीट फाइटर्स हैं, जोर जोर से ना यानी पाश्चिमात्य वेस्ट को गाली देंगे. वेस्ट का नॉलेज बहुत ही खराब है, गलत है. ऐसा वो एक दिन में निर्माण नहीं हुआ. उसके लिए बहुत प्रयास करके स्ट्रक्चर को वेस्ट भी खड़ा किया है. सो उनको ज़्यादा गाली देकर समाधान लेने से भी फायदा नहीं है. हम लोग हमारा रास्ता उनका कुछ मॉडल्स को लेकर भी आगे बढ़ना है तो बढ़ना चाहिए. वो काफ़ी काम किया है. हम लोग क्यों व्हील री इन्वेंशन जैसा हम लोग री इन्वेंट करेंगे? काफ़ी कुछ उन्होंने काफ़ी काम किया है. साइंटिफिक पेडागॉजी डेवलपमेंट काफ़ी कुछ काम किया है. उसको आधार बनाकर आगे जाएंगे हम लोग.
ऐसा भी सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बार ये वेस्ट के बारे में हमारा सोच भी, हमारा हम लोग संगठन में भी हम लोग बहुत बार गाली देते हैं, उससे फायदा नहीं होता है। अच्छा विषय सीखना भी चाहिए, यही हमारा अप्रोच है। दूसरा, हम लोग काम करना है तो मैं अभी हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में 2-3 चीजें डीकॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड के संदर्भ में लिखा है। सो क्या है, एक तो शिक्षा को भारत केंद्रित बनाना है। उसमें उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है, रूटेडनेस। ये रूटेडनेस यानी क्या होता है? फिर एक शब्द प्रयोग किया है, भारतीय ज्ञान परंपरा। सो इंडियन नॉलेज सिस्टम का प्रयोग किया है। सो बीच बीच में ये भी शब्द किया है, इंडियन नॉलेज, भारतीय ज्ञान। यानी वो पुरातन ज्ञान नहीं है, भारतीय ज्ञान, वो ज्ञान परंपरा से आगे भी भारतीय ज्ञान जनरेट हुआ है, कुछ नहीं है ऐसा नहीं है। वो ज्ञान को भी सिखाना है, वो भी साथ लेना चाहिए। मुझे लगता है रूटेडनेस यानी क्या होता है, भारतीय ज्ञान परंपरा यानी क्या पढ़ाना है, फिर भारतीय नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज यानी क्या है वो। मुझे लगता है ये सब विषयों के बारे में पहला यहाँ जो बैठे हुए 50-60 टीचर्स, प्रोफेसर्स को कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए। उसमें ही काफ़ी कन्फ्यूजन्स है। सो कन्फ्यूजन आपको पढ़ाना है तो मेरा मोबाइल में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में हम लोग एक टास्क फोर्स बनाए हैं महाराष्ट्र सरकार का। ये नेगेटिव है फिर भी मैं पढ़ता हूँ। क्या होता है, बहुत बार हमारा ज्ञान परंपरा के संदर्भ में हम लोग जब भी चर्चा करते हैं, ये नेगेटिव है फिर भी उनका एनालिसिस है, इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। एक हमारा एक्सपर्ट है नितिन कलमलकर जी, वाइस चांसलर है पुणे यूनिवर्सिटी में, वो टास्क फोर्स चेयरमैन है। उन्होंने ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा जो इंट्रोड्यूस किया, उसका सभी कंटेंट एक जगह इकट्ठा करके, मैं एक बार पढ़ा था, यहाँ कुछ लोग सुने होंगे, इकट्ठा करके उनका एनालिसिस है। We found that in 50% of the institutes reviewed, subject under IKS were not up to the mark. Religion, jingoism and blind hero worship cannot be taught under IKS. The idea is to impart ancient knowledge of our civilization with mathematics, science and technology, medicine, astronomy, architecture, philosophy, arts, etc. ये इनका स्टेटमेंट है। इन्होंने पूरा अभी एनईपी घोषणा, इंडियन नॉलेज सिस्टम बोलने के बाद महाराष्ट्र में अलग अलग इंस्टीट्यूशन में क्या पढ़ा रहे हैं आईकेएस के नाम से, वो सब इकट्ठा करके उन्होंने एनालाइज किया है। सो उस एनालिसिस से पता चला आईकेएस में ये सब पढ़ा रहे हैं। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर हम लोग आईकेएस, ये भारतीय ज्ञान परंपरा और रूटेडनेस के बीच में क्या डिफरेंस है, जैसा हमारा प्रोफेसर सुधाकर सर, ये माइंड एंड बॉडी के संदर्भ में हम लोग समग्रता से नहीं सोचते। क्लासरूम में जो स्टूडेंट बैठते हैं वो अलग अलग ऐसा वेस्ट फिलॉसफी से चलता है। मेरे पास एक कोट है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, वो रिलेवेंट है इसलिए मैं पढ़ता हूँ। ये रूटेडनेस को समझना है तो भारत को समझना पड़ता है, भारतीय दर्शन को समझना पड़ता है। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट है, इफ यू वांट टू नो द ट्रूथ we should have jumped out of our own mind. That is the only way, but the West does not have methods by which jump above mind can be made here difference. यानी उनका अर्थ क्या है, हम लोग माइंड से बाहर जाना पड़ता है। ये वेस्ट को पता नहीं है माइंड से बाहर जाना है नहीं क्या है। ये पता है केवल भारत में ही एक ज्ञान है। मैं मानता हूँ ये रूटेडनेस है, ये भारतीय फिलॉसफी है। हम लोग फिलॉसफी है नहीं, ये वेस्टर्न फिलॉसफी नहीं है। इसीलिए भारत में हमको जंप आउट ऑफ माइंड, और हम लोग जो आनंदमय कोश का बात किया है, ये भारत में ही है, दुनिया के दूसरा फिलॉसफी में नहीं है, दुनिया के दूसरा देश में नहीं है। ये जो रूटेडनेस है ना, इस रूटेडनेस में हम लोग जब जाएंगे, मुझे लगता है सही में हमारा शिक्षा नीति का सही इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। सर बहुत बार और 3 शब्द है,
ज्ञान का वर्णन है। बहुत बार हम लोग बोलते हैं हमारा जो शिक्षा है ये छात्र केंद्रित होना चाहिए। मैं सोच रहा था बहुत बार एक क्लासरूम वगैरह हम लोग चर्चा करते हैं, इट इज नॉट स्टूडेंट सेंटर, वो ज्ञान केंद्रित होना चाहिए। स्टूडेंट सेंटर केवल सीमित होने से फायदा नहीं है। क्लासरूम में स्टूडेंट टीचर सब लोग मिल करके ज्ञान को आगे बढ़ाने की दृष्टि से प्रयास करना चाहिए। मेरे पास सब कुछ ज्ञान है, आपको पढ़ाता हूँ, ये बेसिक अप्रोच ही गलत है। उसके कारण हमारा क्लासरूम अट्रैक्टिव नहीं बनता है। इसीलिए स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं है, नॉलेज सेंट्रिक होना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट में ज्ञान, प्रज्ञानम और सत्यान्वेषण ये 3 का वर्णन है। ये नहीं है हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम। हम लोग कौन सा विषय को नॉलेज बोलते हैं, और नॉलेज उसके ऊपर विजडम है, उसके ऊपर ट्रूथ है, सत्यान्वेषण ऐसा बोला। सो हमारा देश में रूटेडनेस यानी हम लोग सत्यान्वेषण के लिए प्रयास करते हैं, डिग्री सर्टिफिकेट के लिए प्रयास नहीं करते हैं। ये जो बेसिक डिफरेंस है, ये रूटेडनेस है, ऐसा मैं मानता हूँ। सो ये भारत में ही है, ये दुनिया के दूसरे देशों में नहीं है, दूसरा फिलोसफी में नहीं है। इसलिए ये रूटेडनेस होना महत्वपूर्ण है। हम लोग ज्ञान तक भी नहीं पहुंचते हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन में सीमित हो जाते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन में मिनिमम ज्ञान तो लेना चाहिए, व्यक्ति को ज्ञान का दूसरा लेवल विजडम तो पहुंचना चाहिए, सत्य के लिए प्रयास करना चाहिए। ये भी ये आरएसएस डॉक्यूमेंट नहीं है, नागपुर डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति डॉक्यूमेंट में लिखा है। सो हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करना है तो पहला हम सब लोग चर्चा करके ये रूटेडनेस को समझना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है भारतीय ज्ञान परंपरा को समझना पड़ता है। फिर विषय आता है भारत के वर्तमान ज्ञान। मुझे लगता है ये सभी विषय के संदर्भ में हम लोग एक संगठन के नाते, एक मूवमेंट के नाते कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना जरूरत है। अदरवाइज हम लोग भी टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करेंगे, करिकुलम काफी जो महाराष्ट्र का एक रिपोर्ट है अभी सुधार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहां पहुंच जाएंगे हम। इसीलिए ये समझ नहीं पाते हैं। मैं अभी इसमें बीच में मैं संबलपुर गया था। सो संबलपुर के पास एक गांव में 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे उनके घर में स्वयं सेवक के घर में भोजन करने के लिए गए। वो 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ रहे। मैंने बताया टेक्स्ट बुक, आपका टेक्स्ट बुक देखना है मुझे सर। वो 3rd स्टैंडर्ड इंग्लिश टेक्स्ट बुक में लिखा है था फैमिली का वर्णन में उन्होंने 3 तरह का फैमिलीज वर्णन किया है। एक तो न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली और सिंगल पेरेंट फैमिली। इसका वर्णन है, सिंगल पेरेंट फैमिली लिखा है। हम लोग पेरेंट्स से चर्चा कर रहे थे ये बच्चों को कैसा समझाएंगे आप सिंगल पेरेंट फैमिली को। ये 3rd स्टैंडर्ड पुस्तक में था। हमारा आपस में संवाद हो रहा था। वो 2nd स्टैंडर्ड पास होकर के 3rd स्टैंडर्ड में जो गई बच्ची, वो आकर बोल रहे थे मामा ये तो 3rd स्टैंडर्ड नहीं है, ये 2nd स्टैंडर्ड में ही मैं पढ़ा हूँ, मुझे मालूम है सिंगल पेरेंट फैमिली में क्या होता है। सो यहाँ जो बैठे हुए लोग भी, हम लोग भी ये सिंगल पेरेंट फैमिली को एक्सप्लेन कर पाएंगे? हमारा आसपास में दिख रहा है उनको, ये तो संभावना नहीं है। यानी हम लोग टेक्स्ट बुक में क्या पढ़ाना चाहते हैं वैसे? सो कुछ लोग डिबेट भी करेंगे क्यों नहीं पढ़ाना ऐसा। नहीं, मैं मानता हूँ भारतीय संदर्भ में हमको पढ़ाना है तो सो क्या पढ़ाना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। स्कूल में क्या पढ़ाना है? सो अभी करिकुलम में बहुत बड़ा बदलाव, हायर एजुकेशन में भी बदलाव, स्कूली शिक्षा छोड़ देंगे, हायर एजुकेशन में अभी यूजीसी मॉडल करिकुलम वगैरह बना रहे हैं। जैसा प्रोफेसर सुधाकर सर वर्णन कर रहे थे, हम लोग इस एजुकेशन सिस्टम से ही हम लोग डेवलप हुआ है। इसीलिए हम लोग, अभी मैं बताता हूँ, सोशियोलॉजी टेक्स्ट बुक में हम लोग रूटेडनेस, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय नॉलेज, यानी क्या लाएंगे हम लोग हायर एजुकेशन में।
और वो लिखने के लिए जो टेक्स्ट हमारा देश में अवेलेबल था वो सब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से हटाया गया है। वो सब कोई टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है इसके संबंधित टेक्स्ट पढ़ने के लिए। नहीं है क्या हमारा देश में वो ज्ञान था? यानी अभी भी कुछ ढूंढने से, प्रयास करने से मिल जाएगा। वो टेक्स्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी शेल्फ में है ही नहीं है, उसको पहला लाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा काम है। पहला हम लोग जो ज्ञान हमारा पास था उस तरह टेक्स्ट बुक लिखा गया था, उस तरह क्लासरूम्स भी चला है हमारा देश में, वो सब कंटेंट को फिर लाइब्रेरी में लाना चाहिए। सो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। इसीलिए हम लोग संगठन के नाते जो भी शिक्षा नीति में शब्द प्रयोग किया है उस शब्द का अर्थ क्या है, हम लोग कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर आना चाहिए। ये शब्द यानी इस शब्द का अर्थ ये होता है ऐसा। सो ये मुझे लगता है जैसा 3 टीचर्स प्रोफेसर्स मिलकर के आज ये जो प्रस्तुतिकरण प्रोफेसर सुधाकर सर के माध्यम से हुआ है, यही विद्यावारिधि उच्च शिक्षा संस्थान का काम है। हम लोग 3-3, 4-4 टीचर्स मिलकर के चर्चा करना चाहिए। हम लोग साइंस में ये प्लास्टिक सर्जरी को लाएंगे कैसा ऐसा। सो अभी बड़ा लेवल पर छोड़ दीजिए, छोटे लेवल पर उदाहरण के रूप में हम लोग टूथब्रश यूज करते हैं। टूथब्रश कौन इंट्रोड्यूस किया है? लोगों ने लिखा है कि हम लोग वेस्ट से सीखा है। नहीं है, ये तो टूथब्रश हमारे देश में ब्रिटिशर तब तक उनको मालूम नहीं था हम लोग ऐसा ब्रश करना चाहिए। हमारा बिहार के गांव में लोग जो ब्रश के नाते जो जड़ी बूटी को उपयोग करते थे ना, उसको देख करके ब्रश का आइडिया आया है। अभी हम लोग एनसीईआरटी पुस्तक में मंजू जी ने लिखा है इस विषय को। उनको टूथब्रश का आइडिया ही नहीं था। देखिए, उनको स्नान करना वेस्ट को आइडिया ही नहीं था। वो टब बना करके ये दूसरा उसी पानी में नहाते थे। कितना खराब चीज है, ऊपर से सब पानी डाल करके नहा सकते हैं। ये तो भारत का ही विचार है, पता नहीं था वेस्ट को। ये सब डॉक्यूमेंट ला करके लिखा गया है। वैसे मैं बताता हूँ, हम लोग वेस्ट से ये क्वालिटी सीखना चाहिए, कुछ उनसे कुछ क्वालिटी सीखना भी पड़ेगा। कौन सा क्वालिटी सीखना चाहिए? ये जो एडमंड हिलरी, दोनों हम लोग हिमालय के बारे में बताते हैं, तेनजिंग एडमंड हिलरी। सो कौन पहला गया? हम लोग बोलते हैं नहीं, दोनों के बीच में समझौता ऐसा था। नहीं, दोनों एक साथ गए, ऐसा ही बोलते थे। इंग्लैंड में टेक्स्ट बुक में ऐसा ही लिखते थे। जिस दिन तेनजिंग जी का देहांत हुआ, विदिन 24 आवर्स टेक्स्ट बुक में, विदेशों में टेक्स्ट बुक में बदला गया है, हिलरी पहला गया है। दे आर सो फास्ट। ये जिस दिन यानी विटनेस खत्म हो गया, तेनजिंग नहीं है ऐसा पता चला, नेक्स्ट डे दे हैव चेंज्ड ऑल द टेक्स्ट बुक्स। ये क्लाइम किया है। ये तो सीखना चाहिए वेस्ट से। हम लोग जितना दिन से बदला ही नहीं है बहुत सारा विषय। सो मैं मानता हूँ ऐसा स्मॉल थिंग्स, लेकिन उसका बहुत बड़ा परिणाम होता है। इसलिए हम लोग घर में क्या बच्चों को बताते हैं, क्या पढ़ाते हैं हम लोग, इसलिए रूटेडनेस यानी क्या होता है, ज्ञान परंपरा में क्या पढ़ाना है, बहुत सारा विषय हो रहा है। मुझे लगता है विद्यावारिधि उच्च शिक्षा संस्थान सब कुछ नहीं कर सकते, इसका कुछ पार्ट हम लोग कर सकते हैं। आप सब लोग तेलंगाना में ऐसा 50 लोगों का थिंक टैंक बना करके प्रयास करने से हम लोग एक साल में, मुझे लगता है हम लोग 25% ऑफ द टेक्स्ट बुक, एक टेक्स्ट बुक का 25% बदल सकते हैं। इतना ही संभावना है। बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। इसीलिए वो काम तो इतना तो होना चाहिए, इसीलिए विद्यावारिधि उच्च शिक्षा संस्थान को बना है। सो इस प्लेटफॉर्म का हम सब लोग उपयोग करना चाहिए। सो ये समिति आज घोषणा किया है, ये तो सक्रिय समिति होना चाहिए। ये ठीक है, कमेटी हो गया, हम लोग साल में एक आध कार्यक्रम करेंगे ऐसा नहीं है। कार्यक्रम कम कीजिए, कार्यक्रम में फॉर्मेलिटी कम कीजिए, लेकिन ज्यादा काम करना चाहिए। हम लोग स्मॉल ग्रुप्स में इफेक्टिवली स्ट्रैटेजिक काम करना चाहिए। हम लोग एक विषय लीजिए, लगातार काम करना चाहिए।
सो ऐसा कुछ प्रयास करने से फिर हम लोग ये छोटा मोटा काम करने से हम लोग बड़ा काम करने का क्षमता हमारा ग्रुप में आ जाएगा। इसीलिए ऐसा वी हैव टू मेक स्मॉल एफर्ट with a small initiative, small effort. If you bring some change, then we will get a bigger and higher opportunities. So उस दृष्टि से हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। सबको शुभकामनाएं। और आप सब लोग आज सुबह से लगभग काफी समय लेकर एक साथ सभी टीचर प्रोफेसर आकर के इस विषयों के बारे में आज सुबह से चर्चा किया है। ऐसा ही प्रयास हम लोग लगातार आगे बढ़ाएंगे। सो इन्हीं शब्दों के साथ सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।